मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को भी 1 साल पूरे हो गए हैं। भी क्यों लगाया? क्योंकि छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भी 1 साल पूरे कर लिए। दोनों ही सरकारों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामनाएं। आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज किन किन से मुद्दे पर बात होगी, किन किन मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबर है जो आज आपको देखना, जानना, समझना जरूरी है, उसकी लिस्ट बताता हूं। इसलिए आज सबसे पहले शुरुआत दिल्ली से करेंगे। दिल्ली में आज से ही महिला सम्मान योजना लागू कर दी गई है। हर महीने महिलाओं को 1,000 देने का वादा किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया है और अगर दोबारा सरकार बनी तो पैसा बढ़ा भी देंगे। कितना बढ़ाएंगे जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि फ्री बीज का जमाना है। पैसा दो, सरकार बनाओ। दूसरी खबर में आपको मोहन सरकार के 1 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। 1 साल मोहन सरकार के कैसे रहे, क्या क्या बड़े काम किए हैं सरकार ने और आपको क्या सौगात दी है, सब कुछ दिखाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे सिंगरौली के कलेक्टर साहब की। एक बेटी पढ़ना चाहती थी, कलेक्टर साहब ने मदद की है। अच्छा काम करेंगे तो जरूर कहूंगा गुड जॉब कलेक्टर साहब। चौथी खबर में बात करूंगा मध्य प्रदेश के राजगढ़ की। राजगढ़ में एक हेड कांस्टेबल ने बेड जॉब किया है। वीडियो ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी है। हेड कांस्टेबल वीडियो में बच्चों से कह रहा है, मेरे बच्चों से मेरी आखिरी मुलाकात है। ऐसा क्यों कह रहा है हेड कांस्टेबल? विस्तार से बात करेंगे, जुड़े रहिएगा। पांचवी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। विष्णु के सुशासन को 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल में साय सरकार ने छत्तीसगढ़ को क्या क्या दिया है जानना चाहते हैं? आपको क्या मिला है? अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो आपके लिए सरकार ने क्या किया है, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। छठवीं खबर में बात नक्सलियों के खात्मे की करेंगे। 1 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि तो सरकार के लिए नक्सलियों पर ताबड़तोड़ अटैक ही है। 1 साल में 220 नक्सलियों को मार दिया है हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने। इसलिए कह रहा हूं, सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। और आखिर में आपको छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स के प्रदर्शन की खबर दिखाएंगे। आखिर छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स नाराज क्यों हैं, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। और पहली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं, देख लीजिए। आखिर कब तक फ्री में पैसा देकर राजनीति करेंगे? ये केजरीवाल के लिए नहीं है, ये देश के सभी सियासी दलों के लिए है। ये देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी के लिए। लेकिन अभी मौका दिल्ली चुनाव का है और अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इसलिए बात आज दिल्ली की करेंगे, शुरुआत दिल्ली से करेंगे। चुनाव जीतना है तो पैसे दे दीजिए, खूब वोट मिल रहे हैं। और सुनिए, इसको गलत भी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि योजना है, महिलाओं के खाते में पैसा देने का योजना लाओ और बदले में महिलाओं का वोट पाओ। यही हो रहा है अब राजनीति में, यही हो रहा है जिसे मुफ्त की राजनीति कह सकते हैं, डंके की चोट में कह सकते हैं। चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे शुरू हो जाते हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाला है, 2 महीने बचे हैं। दिल्ली में पहले से ही फ्री वाली पॉलिटिक्स का बोलबाला है। फ्री सफर, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री बिजली, फ्री पानी के बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए भेजने का ऐलान किया है, फ्री में। सोचिए, चुनाव से ठीक 2 महीने पहले सीधे महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर। सुन लीजिए दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, सुनिए। कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डाले जाएंगे। केजरीवाल ने ऐलान किया तो महिलाएं झूमने लगी, थिरकने लगी। देख लीजिए, देखिए वीडियो, सब कुछ दिखा रहा हूं। अब चुनाव आने वाला है तो 1,000 से भी बढ़कर अरविंद केजरीवाल ने दूसरा ऐलान कर दिया। क्या किया? आज 1,000 रुपए ले लीजिए, आज 1,000 रुपए ले लीजिए चुनाव जीतने के बाद। सुनिए क्या कह रहे हैं। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1,000 रुपए का नहीं होगा। हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई
महिलाएं खुश हो गईं, नारेबाजी करने लगी, हमारा भाई कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा। महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं। क्यों इमोशनल होती हैं? आप अपने घर में ही देख लीजिए। अगर आपको किसी बात के लिए अपनी माँ को या बहन को या पत्नी को मनाना हो तो क्या करते हैं? एक साड़ी या कोई भी मनपसंद तोहफा दे देते हैं, बस मान जाती है वो। खैर, मेरी पत्नी तो एक साड़ी में नहीं मानती है, लेकिन कई घर में महिलाएं मान जाती हैं। अब यही राजनीति में हो रहा है, यही हो रहा है राजनीति में। कितना आसान है ना। चुनाव आने वाला है, 5 साल सरकार ने क्या किया कोई मतलब नहीं है। चुनाव आया तो ऐलान कर दो, सीधे खाते में पैसा डाल दो। अब केजरीवाल ने वादा किया तो राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुनिए। वादा तेरा वादा, वादे तेरे पे मारा गया, ये बंदा सीधा साधा। और इसी प्रकार के वादे ने पंजाब में भी किया था। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल निकल गया, अब तक वो वादा पूरा भी नहीं हुआ। अब लोकसभा चुनाव याद कीजिए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में फिर आपने फॉर्म भरवाए थे। तब भी महिलाओं को यह वादा किया था कि 1,000 रुपये हम आपको सितंबर तक दे देंगे। आज तो दिसंबर आ गया। बीजेपी कह रही है वादा तेरा वादा। अब ये वादा सत्ता तक पहुंचा दे रही है तो कौन पीछे रहेगा? अब आपको कुछ आंकड़े दिखा देता हूं। देखिए, महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर डाला मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना ने। इस योजना के तहत मई 2023 से महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मध्य प्रदेश में मौजूदा बीजेपी सरकार देने लगी। साल 2023 में ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे और ठीक 6 महीने पहले सरकार महिलाओं को सीधे अकाउंट में पैसा भेजने लगी। क्या हुआ? बीजेपी की बम्पर जीत हुई और फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बन गई। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। पिछले महीने ही नतीजे आए हैं। यहां भी चुनाव से ठीक 5 महीने पहले महायुति गठबंधन की शिंदे सरकार ने माझी लाडकी बहना योजना लेकर आई और नतीजे देख लीजिए, फिर से महायुति गठबंधन की सरकार बन गई। मतलब महाराष्ट्र में भी इस योजना ने कमाल कर दिया, खूब वोट दिया महिलाओं ने। महाराष्ट्र के साथ ही एक और राज्य में सरकार बनी, झारखंड में। यहां भी जेएमएम सरकार की दोबारा वापसी हुई। झारखंड में भी सत्ता की वापसी के लिए महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। यहां तो चुनाव से 1 महीने पहले ही ऐलान किया गया। नाम था मैया सम्मान योजना। सोरेन सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1,000 देने का ऐलान किया। सरकार बन गई, अब दीजिए पैसे। ये तो वो 3 राज्य हैं जहां सरकार की महिला वोटर्स ने वापसी कराई। अब वो राज्य भी देख लीजिए जहां महिलाओं ने पार्टियों को सत्ता दिलाई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव में जीत के बाद महतारी वंदन योजना लागू करने का वादा किया। सरकार बनी तो हर महीने 1,000 देने का वादा। क्या हुआ? बन गई सरकार और अब 1 साल भी हो गए हैं सरकार को। छत्तीसगढ़ के साथ ही तेलंगाना में चुनाव हुआ। कांग्रेस ने जीत के बाद महालक्ष्मी योजना लागू करने का वादा किया। सरकार बनने के बाद महिलाओं को हर महीने 2,500 देने का ऐलान। सरकार बन गई। इसके बाद चुनाव हुआ उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ वाला ही फार्मूला बीजेपी ने अपनाया और उड़ीसा में सुभद्रा योजना लागू करने का वादा किया। महिलाओं को हर साल 10,000 देने का ऐलान कर दिया। सरकार बन गई। यहां भी सरकार बन गई, बीजेपी की बन गई। वादा करिए और वोट पाइए। पिछले 1 साल में हुए चुनाव के नतीजे तो यही कहते हैं। जो पार्टी सीधे लाभ पहुंचा रही है, महिलाएं उसके पक्ष में वोट देने निकल रही हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए जो ऐलान आम आदमी पार्टी ने किए हैं, उस पर महिलाओं का क्या कहना है, सुनिए। अभी तक तो आए नहीं। पहले बोला था, आधार कार्ड वगैरह भी लिया था बोर्डिंग से पहले कि 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, तो अभी तक दिए नहीं है। 0 आया, कोई पैसा नहीं आया उसमें। तो इस बार ये वादा कर रहे हैं, हम इनको कैसे सपोर्ट करो ये बताओ। भी वादे करे इन्होंने कि हाँ भाई आएंगे, अभी तक तो आए नहीं। फिर दोबारा वही बातें हो रही है कि हाँ कि आएंगे, हमें तो नहीं लगता कि आएंगे। पर भरोसा हम इनके पर नहीं कर रहे हैं। जब हमारे पे नहीं आ रहा तो क्या फायदा भरोसा करके। हमें नहीं चाहिए, जब देने ही नहीं है तो क्यों झूठा दिलासा देते हैं। हम भी इंतजार कर रहे कब आएगा। राशन तो पहले इतना 32 किलो दे रहा था, अभी तो 12 किलो राशन दे रहा है। 2100 यहाँ तो 2100 मिलना मुश्किल है, तो 2100 तो बहुत दूर की बात है। जो महिलाएं नहीं बोल रही थी उनके पति बोल रहे थे। सीधे मुद्दे की बात यही है कि फ्री के चक्कर में मत पड़िए। देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, देश कर्ज में डूबता जा रहा है, आपका प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर से ज्ञानेंद्र तिवारी तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो परिपाटी चल पड़ी है, ये जो चलन चल पड़ा है कि राजनीति में सीधे खाते में पैसा डालो, वोट लो,
जो नतीजे बताएं हमने, इतने विस्तार से दिखाए कौन कौन से राज्य में कितने पैसे दिए जा रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकल रहा है। तो क्या वोट अब पैसे से मिलेंगे, सवाल ये खड़ा हो रहा है, इसलिए इस पर विस्तार से बात कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है वो दिखा देता हूं। अगली खबर क्या है ये आपको बता देता हूं, देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। जैसे नेता जनता के सामने वोट मांगने जाते हैं कि नहीं जाते, कि भाई चलिए चुनाव आ गया है, वोट देना है आपको, हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब। अगर उसी तरह से नेता जनता के सामने आकर ये कहें कि मैंने आपके लिए ये काम किया है, तो इसे अच्छी पहल कहना चाहिए। मतलब आप समझ गए, उन्होंने हाथ जोड़ा, आपने वोट दे दिया, उसको चुनाव में जिता दिया और कुर्सी दे दी, शीर्ष स्थान पर बैठा दिया, प्रदेश का मुखिया बना दिया। और अगर मुख्यमंत्री 1 साल बाद आए और कहे कि आपने मुझे जिताया था, मैं आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा हूं, इसे बहुत अच्छी पहल कहना चाहिए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। 13 दिसंबर 2023 को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना पद संभाला था और 1 साल पूरा होने से ठीक 1 दिन पहले सीएम ने आज जनता के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश किया है कि उनकी सरकार ने क्या क्या किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने रिपोर्ट कार्ड में कई बड़ी बातें कही हैं। उज्जैन के साधु संतों से लेकर महिलाओं और किसानों के लिए सरकार ने इस 1 साल में कौन कौन से काम किए हैं, आज ये सब बताया है। मुख्यमंत्री के रिपोर्ट कार्ड को पहले विस्तार से समझ लीजिए, फिर आगे की बात करूंगा। बताइए 224 करोड़ कुल देना था हुकुमचंद मिल वालों को, लेकिन ये जमीन हमको हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 3000 करोड़ की जमीन मिली। तो ऐसे में सरकार के कोई नुकसान भी नहीं हुआ और मजदूरों का समाधान भी हो गया। हरिद्वार की तर्ज पर स्थायी रूप से साधु संतों को बसने के लिए हम खुद भूखंड देंगे, लेकिन टेम्परेरी रूप का जो झंझट रहता है वो खत्म हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं अभी 1 लाख अस्थायी कृषि पंपों की, लेकिन आने वाले समय में जो 40 लाख किसान हमारे पास है, 40 लाख ही किसानों को क्रमशः 4 साल के अंदर सबको परमानेंट सोलर पंप देने का हम निर्णय कर रहे हैं। 11 तारीख से लगा करके जन कल्याण पर्व का एक पखवाड़ा हम अपने इन व्यवस्थाओं के आधार पर रोज जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें रोज नई सौगात भी मिलेगी। वैसे 1 साल में ठीक ठाक काम हुए हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन कुछ ऐसे काम जो इस 1 साल के कार्यकाल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे, सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे, उन पर बात करना जरूरी है। क्योंकि सरकार कुछ गलत करती है तो उसकी आलोचना भी होती है, और अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसको दिखाना भी जरूरी है। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम रहा मध्य प्रदेश में लाखों करोड़ों के निवेश का। सबसे पहले मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश में अब तक 3,85,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 20 सालों से चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी में बने डैम को लेकर विवाद चल रहा था। अब ये विवाद भी सुलझ गया है। जनता की सहूलियत के लिए उड़ान योजना का भी विस्तार किया गया है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में 8 एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने 1 साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए और साफ संदेश दे दिया कि अफसरशाही मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। 2023 में गुना में कलेक्टर को हटाया, या शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल के औकात वाले बयान के बाद उनको हटाना। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे साफ संकेत मिलते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले सरकार जनता के हित के बारे में सोच रही है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है, लेकिन बाकी सरकारों से ये 1 साल कैसे अलग रहा है, इसका एक रिपोर्ट कार्ड हमने भी तैयार किया है, विस्तार से विश्लेषण किया है। चलिए अब हमारा रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिए, ध्यान से दीजिए स्क्रीन। एक एक करके हर मुद्दे पर बात करते हैं। निवेश के क्षेत्र में 3,85,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 1 लाख नई नौकरियों का भी ऐलान किया गया है। तो उद्योग और रोजगार के मुद्दे पर रिपोर्ट कार्ड में सरकार को A ग्रेड दिया जा सकता है। बहुत मेहनत की है मुख्यमंत्री ने। जनता से जुड़े मुद्दों की बात करें तो BRTS कॉरिडोर को हटाना हो, CPA को बहाल करना हो, या फिर राज्य परिवहन निगम फिर से शुरू करना हो, ये कुछ बड़े फैसले जनता के लिए किए गए हैं। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनका बकाया 224 करोड़ रुपए मिल गए हैं। कितने? 224 करोड़ रुपए मजदूरों को मिले, बकाया थे। महिलाओं के लिए सिविल सेवा में 35% आरक्षण बढ़ाया गया है। किसानों के लिए सोलर पंप योजना की शुरुआत हुई है। आदिवासियों की बात करें
तो जनजाति वर्ग के लिए 40,804 करोड़ का बजट दिया गया है। वहीं छात्रों के लिए 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत और हर जिले में सरकारी कॉलेज का निर्माण भी शुरू हो गया। अब सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, इसलिए सरकार के किए कामों का विस्तार से विश्लेषण हमने कर दिया। अब बात करेंगे जनता के रिपोर्ट कार्ड की। जनता का क्या रिव्यू है भाई, जनता ने क्या कहा है सरकार के 1 साल होने पर, सुनिए जरा। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, उसी प्रकार हमारे उज्जैन में भी लगातार निरंतर हर दिशा में काम हो रहे हैं। उज्जैन के लाल डॉक्टर मोहन यादव जी जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है साहब। इससे हमारे शहर में जो आईटी सेक्टर के बच्चे हैं उनको आगे आने में बहुत सुविधा रहेगी। उज्जैन के लिए इतना विकास, इतना हर क्षेत्र में ना कि आज तक कोई भी सोच पाया था, समझ पाया था कि उज्जैन में इस तरह से भी विकास होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी का ये मंतव्य रहा है कि खेलों के लिए जितना भी होगा मैं पूरे प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन शहर के लिए जो विकास करा है उसके लिए तो हम उनके साधुवाद है। यानी 1 साल में हर विषय में मोहन सरकार को अच्छे नंबर मिले हैं। बधाई हो मुख्यमंत्री जी, खूब बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 1 साल पूरा करने पर। आगे बढ़ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है, अगली खबर क्या है ये आपको दिखा देता हूं, विस्तार से बता देता हूं। दिखाइए भाई। राजगढ़ के प्रधान आरक्षक ने सनसनी फैला दी है। यही आरक्षक हैं अगर, और ये इनके मैसेज हैं, तो आपको बताता हूं कि ऐसी खबर क्यों पढ़ रहा हूं। ये आरक्षक हैं, पगड़ी उगड़ी बांध के, इनको चुनाव लड़ना है मुझे लगता है। मेरे बच्चों, ये अंतिम मुलाकात है मेरी, मैं मारूंगा या मरूंगा। ये मेरे बोल नहीं हैं, ये प्रधान आरक्षक के बोल हैं, एक पुलिस वाले के बोल हैं। प्रधान आरक्षक अपने बच्चों से कह रहे हैं मैं पहले मारूंगा और फिर खुद भी मर जाऊंगा। पूरा मामला क्या है, क्यों एक प्रधान आरक्षक मरने या मारने की बात कर रहा है, चलिए विस्तार से बता देता हूं कि यह खबर कहां की है और क्यों इस तरह की खबर आज आपको बताना पड़ रहा है। ब्यावरा के सिटी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक देवेंद्र मीणा के खिलाफ एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें लिखा था कि आरक्षक साहब थाने नहीं आते, अपनी नौकरी से गैर हाजिर रहते हैं। जिसके बाद एसपी आदित्य मिश्रा ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और प्रधान आरक्षक को सस्पेंड कर दिया। इतने में देवेंद्र मीणा गुस्सा हो गया और एसपी को ही धमकी दे दी। क्या धमकी दी? देवेंद्र मीणा पहले मैसेज में एसपी को धमकी देता है। देवेंद्र मीणा ने अपने मैसेज में लिखा कि मेरी बिना गलती के एब्सेंट डाली, शायद ऊपर जाएगा। अब ये सोचिए, आपका 1-2 स्टार वाला ऊपर गया था, अब 3 स्टार वाला भी उसी के पास जाएगा। यहां 3 स्टार वाला मतलब टीआई वीरेंद्र धाकड़। वीरेंद्र धाकड़ ही वो पुलिस अधिकारी थे जिसने इस प्रधान आरक्षक की शिकायत एसपी साहब से की थी। चलिए अब दूसरे मैसेज की बात करते हैं। इस मैसेज में ये आरक्षक एसपी को ही धमकी दे रहा है और कहता है तुझे जान से मार दूंगा, समझे? अब बताइए, जिले के कप्तान को कोई आरक्षक, प्रधान आरक्षक, टीआई, एडिशनल एसपी कोई भी ऐसा कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। ये आरक्षक यही नहीं रुकता, जब इसको सस्पेंड कर दिया जाता है तो अपने बेटे और बेटी के साथ एक वीडियो बनाता है और धमकी देता है कि मैं पहले सबको मारूंगा और फिर खुद मर जाऊंगा। ये बातें सुनकर इसकी बच्ची इससे कहती है, पापा आप हमें नहीं देख सकते क्या? अभी तो हम बहुत छोटे हैं। वीडियो देखिए, बड़ा मार्मिक, देखिए। बेटा मेरी लास्ट जिंदगी है। डैडी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बेटा आप हमें देख नहीं सकते क्या? अभी तो हम इतने छोटे ही है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मेरी लास्ट जिंदगी है, लेकिन जिसको मारूंगा ना उसके बच्चे भी मारूंगा मैं। ठीक है बेटा, गुड नाइट। अब ये तस्वीर भी देखिए। जब ये प्रधान आरक्षक अपनी सनक में वीडियो बना रहा था तो इसके बच्चे रो रहे थे, पिता के आंसू पोंछ रहे थे और कह रहे थे पापा ऐसा मत कीजिए। अब इस पूरे मामले पर हमने प्रधान आरक्षक देवेंद्र मीणा और एसपी आदित्य मिश्रा से भी बातचीत की है। दोनों का पक्ष भी सुनिए। अगर मेरा निकाल नहीं हुआ तो मैं कुछ भी, किसी भी एंगल पर जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं धमका नहीं रहा हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है ना। मेरा तो पूरा सर्विस रिकॉर्ड देखो, कितनी बार मुझे प्रताड़ित किया गया। आज मैं एएसआई होता, अगर मेरे को
प्रताड़ित नहीं करते। तो जब भी सजाएं दिए, झूठी सजा दी, कई बार तो ऐसी तक सजाएं दी मुझे जो शिकायत करता ही नहीं है, फर्जी दस्तखत कर ली शिकायत करता हूँ। ब्यावरा थाना में पदस्थ देवेंद्र मीणा के द्वारा कुछ आपत्तिजनक मैसेज थाना प्रभारी ब्यावरा को लेकर दिए गए थे, जिस पर से हम उसमें क्या विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं और देवेंद्र मीणा स्वयं ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको लेकर हम काउंसलिंग कराएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। ये जिले के एसपी नहीं, आलोक शर्मा एडिशनल एसपी थे, जिनका पक्ष में सुना रहा था। सीधे मुद्दे की बात यही है कि पहले आरक्षक साहब थाने से गैर हाजिर रहते हैं, काम पर नहीं आते हैं और जब उन पर कार्रवाई होती है तो उसके बाद धमकी भरे वीडियो बनाकर मरने और मारने की बात करते हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अनुशासन में रहने वाले पुलिस वाले की ऐसी अनुशासनहीनता ठीक बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। दिखाइए भाई, गुड जॉब कलेक्टर साहब, बताइए। एक एसपी को धमका रहे हैं और एक कलेक्टर साहब ये हैं जो अच्छा काम क्या किया है इन्होंने। कहाँ के कलेक्टर हैं, क्या अच्छा काम किया है, बता देता हूँ। गुड जॉब कलेक्टर साहब हमेशा कहता हूँ, कभी कभी ये भी कहता हूँ कि कलेक्टर एसपी कहाँ थे, घर जल गए। कलेक्टर एसपी कहाँ थे, ये बवाल हो गया। कलेक्टर एसपी कहाँ थे, वो मुआवजा नहीं मिला, ये भी कहता हूँ। लेकिन जब अच्छा काम करते हैं तो ये भी कहता हूँ गुड जॉब कलेक्टर साहब। जब भी कोई कलेक्टर या अधिकारी अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करता हूं, दिल खोल कर करता हूं, डंके की चोट में करता हूं और करना भी चाहिए। और अगर कुछ गलत करता है तो उसकी आलोचना भी उसी तरह से करता हूं। सीधे मुद्दे की बात में आप विस्तार न्यूज़ में हर वो पहलू देखेंगे जो सच है। लेकिन इस बार सिंगरौली के कलेक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सिंगरौली के कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने एक बच्ची की मदद की है और उसको पढ़ाने का पूरा जिम्मा उठा लिया है। चलिए पूरी खबर क्या है विस्तार से बता देता हूँ, विस्तार से खबर जान लीजिए। ममता शर्मा नाम की एक लड़की जो कि सिंगरौली के बंधोरा गांव में रहती है, वो अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर साहब के पास आई और कहा, कलेक्टर साहब मुझे पढ़ना है, मेरे परिवार वाले मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। और इतना कहते ही बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने बच्ची को समझाया और कहा कि तुम काबिल हो, चिंता मत करो, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। पहले कलेक्टर और बच्ची के बीच की ये बातचीत सुनिए, फिर आगे बात करो, सुनिए। अभी हमारे गांव के लोग कहेंगे वो लड़की फरार हो गई। तुमसे कह दी तुम यहाँ रहोगी, पढ़ोगी, सब करोगी, तो नौकरी भी लगवा दे, चिंता मत कर। आपकी बिटिया हम लोग के पास है, ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। कलेक्टर साहब के पास बैठी हुई है, कुछ नहीं बता रही, वो बस इतना कह रही कि वो पढ़ना चाहती है और कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आमने सामने बैठ के आपसे बात होगी, आप परेशान मत होइए। कलेक्टर साहब और तहसीलदार ने बच्ची के परिजनों से बात की, उन्हें समझाया और कलेक्ट्रेट बुलाया। बच्ची के परिजनों ने कहा हम पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ा नहीं पा रहे। तभी कलेक्टर ने कहा अभी रात हो गई है, अभी रात हो गई है, कल सुबह मैं इसका एडमिशन करा दूंगा। बच्ची के परिजन और कलेक्टर के बीच की बातचीत को भी सुनिए। कल मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा और अभी तुम्हारा जल्दी नहीं आएगी तो छोड़ा मैडम आपकी गाड़ी में कल मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा और अभी तुम्हारा जल्दी नहीं आएगी तो छोड़ा मैडम आपकी गाड़ी में। इसके बाद कलेक्टर साहब ने दरिया दिली दिखाते हुए बच्ची को खाना खिलाया और सरकारी गाड़ी से उन्हें भी घर छुड़वाया। कलेक्टर साहब की इस फैसले के बाद बच्ची के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दी। अब प्रशासन कैसे बच्ची की मदद करेगा, कैसे बच्ची को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सब कुछ कलेक्टर साहब बता रहे हैं, सुनिए। उसको अच्छे से समझाया गया और उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी मैंने ली है। मैंने कहा तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं कराऊंगा और यदि तुम्हें घर में नहीं रहना है अपने तो यहाँ हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। बच्ची किसी प्रकार से तैयार हुई, बाद में उसको गाड़ी से उसके घर भेजा गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कलेक्टर साहब, आपने जो काम किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। एक बच्ची का भविष्य आपने संवार दिया है। सिर्फ एक बच्ची नहीं, पूरा परिवार, पूरा गांव इस बच्ची को देखकर आगे बढ़ेगा और पढ़ाई करने की सोचेगा, क्योंकि उनके साथ जिले के कलेक्टर हैं। चलिए अगली खबर बता देता हूं और अगली खबर क्या है ये दिखा देता हूं आपको। और अगली खबर क्या है देख लीजिए। विष्णु के सुशासन का 1 साल पूरा हुआ। विष्णु के सुशासन का 1 साल पूरा हुआ। इसके पहले आपको मध्य प्रदेश में मोहन यादव के 1 साल पूरे होने की कहानी बताई थी मैंने। और आज
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का पहला कार्यकाल विश्वास का कार्यकाल रहा। सरकार का पहला साल विकास के लिए समर्पित रहा। जनता को धन्यवाद देते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने ऐसा कहा है। ये सब उनके हैं और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है। मुख्यमंत्री ने जनता से क्या कहा है, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है, मतलब कल 13 दिसंबर 2023 को सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। 1 साल पूरे होने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपने सरकार के कामों के बारे में बताया और मोदी की गारंटी के साथ डबल इंजन सरकार के कामकाज की जानकारी दी। प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद कई बड़े काम हुए हैं, जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को यानी आपको मिला है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, जानते हैं? ये तस्वीर देखिए। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर महतारी वंदन योजना की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी की है। साय सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी कर रही है और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदे जा रहे हैं, जिसके बाद किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री आवास योजना की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोगों को अपना घर मिला है। और चौथी तस्वीर सीजीपीएससी के परिणामों की है। सभी विवादों को पीछे छोड़ते हुए साय सरकार ने पारदर्शी तरीके से सीजीपीएससी की परीक्षा संपन्न कराई, जिसके बाद कई बच्चों के अफसर बनने का सपना पूरा हो गया है। यह तस्वीर बताती है कि विष्णुदेव साय की सरकार में महिलाएं, किसान और युवा सबके लिए काम अच्छा हुआ है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, जानते हैं? विष्णुदेव साय सरकार में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जो आज से पहले छत्तीसगढ़ निर्माण से, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद, स्थापना के बाद से अब तक नहीं हुई। रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई हुई। जवानों ने 1 साल के अंदर ही कितने नक्सलियों को मारा जानते हैं? 220 से ज्यादा नक्सलियों का सफाया कर दिया। साय सरकार के एक्शन से नक्सली लगातार कमजोर हो रहे हैं, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, रिपोर्ट देखिए। पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है, उसे ही हम लोग सुशासन कहते हैं। 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है। सड़क, रेल और हवाई सुविधा का भी विस्तार किया है। धान का कटोरा इस छत्तीसगढ़ में जो अन्नदाता किसान हैं, उनको धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, वादा हमारी सरकार ने निभाया है। तेंदुपत्ता है, जिसको हरा सोना कहते हैं, उसका कीमत भी 4000 से बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा कर दिए। जो पीएससी में पारदर्शिता के साथ ये एग्जाम हुआ, उससे हमारे प्रदेश के युवाओं का विश्वास पीएससी जैसे संस्था पर बढ़ा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी नीतियों के बारे में बताते हुए कई बड़े कामों को गिनाया है, जिसमें तेंदुपत्ता संग्रह, नई शिक्षा नीति, किसानों को बोनस के साथ साथ हाईटेक लाइब्रेरी के साथ सड़क, रेल और हवाई सेवा का विस्तार हुआ है। ये भी उन्होंने विस्तार से बताया है। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस ने भी साय सरकार के 1 साल पूरा होने पर आरोप लगाया है। क्या कहा है सीएम विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने, सुनिए। कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। मैं तो बोल रहा हूँ पूरे कार्यकाल को, 1 साल को, उनको हम 33% पासिंग मार्क भी नहीं दे सकते। वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, बातों पर अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे के वादे ही रह गए हैं।
विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, राजनीति करना, लेकिन सीधे मुद्दे की बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल का पहला साल सफल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कई अच्छे काम किए हैं। 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप ऐसे ही जनता के हित में काम करते रहिए। और चरणदास महंत कितने मौज में आरोप लगा रहे थे, ये जनता देख रही है, आप ये भी देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे कौन सी खबर है ये बताया जाए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद मैं एक खबर जो लगातार बता रहा हूं, जिस दिन से अमित शाह ने कहा था, समझ गए कौन सी खबर है? देख लीजिए। नक्सलियों का खात्मा जारी है, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। हमारे जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगातार इतिहास रच रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो अब हो रहा है वो आज से पहले छत्तीसगढ़ के निर्माण, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से लेकर आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ। और मैं आपसे हमेशा जब नक्सलवाद की खबरें बताता हूं तो एक बात जरूर कहता हूं कि हम लोगों ने जो भी 15 साल रिपोर्टिंग की है बस्तर में, छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील इलाके में, वहां क्या करते थे आपको पता है? 30 जवानों की शहादत हो गई है, भागो 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 भागो। 15 जवानों की शहादत हो गई है, जल्दी जाओ ग्राउंड रिपोर्ट करके भेजो। चैनलों से यही कहा जाता था। हम वहाँ जाते थे जोखिम भरे इलाके से, दोपहिया वाहन से, पगडंडी रास्तों से पैदल जाकर ग्राउंड रिपोर्ट करके भेजते थे। वहाँ देखते थे कि किस तरह से जवानों की खून की होली खेली गई है, किसके द्वारा? नक्सलियों के द्वारा। लेकिन आज खबर क्या आ रही? जवानों की कार्रवाई में बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। आज भी हमारे जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है और 7 नक्सलियों को मार गिराया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए आपको सब कुछ बता देता हूं। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव जिले की डीआरजी टीम, डीआरजी मतलब क्या? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो कि सबसे मजबूत फोर्स है। डीआरजी टीम सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। इन 4 जिलों के डीआरजी के साथ एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स और सीआरपीएफ की टीमें भी थी। पूर्वी बस्तर डिवीजन और इंद्रावती एरिया कमेटी, ये बहुत गढ़ है, मैं आपको बता दूं, ये नक्सलियों का गढ़ वाला इलाका है। डिवीजन और इंद्रावती एरिया कमेटी के 30 से 40 नक्सलियों की जानकारी मिलने पर यह संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था, जिसके बाद दक्षिण अबूजमाड़ क्षेत्र में आज सुबह नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों और नक्सलियों के बीच रुक कर कई बार मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों ने 7 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है, जो कि हर बार होता है। मामले को लेकर क्या करें दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय, सुनिए। 40-50 की संख्या में, जिसमें जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसमें डीआरजी 4 जिलों की दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, साथ में एसटीएफ और सीआरपीएफ दंतेवाड़ा और ऑपरेशन लॉन्च किया गया। घेराबंदी की गई। घेराबंदी में नक्सलियों ने सुरक्षा जवानों पर फायरिंग ओपन किया, तो उसमें जवानों द्वारा भी फायरिंग जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें कुल मुठभेड़ में 7 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है हथियार से और सभी जवान सुरक्षित है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन है और ये डेडलाइन किसने दी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह कोई बात कहते हैं तो उसका असर इसी तरह से दिखाई देता है कि 220 नक्सली पहली बार इतने कम समय में मारे गए। समझ गया? यही छत्तीसगढ़ में कहा था अमित शाह ने, पाताल में भी छिपे होंगे तो मारे जाएंगे। मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अमित शाह ने कहा है। 14 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। उनके दौरे से पहले जवानों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों से जुड़े आंकड़ों के बारे में जानकारी दी। इन आंकड़ों को भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, मैं समझा देता हूं, स्क्रीन ध्यान से देख लीजिए। साल 2024 में नक्सलियों और हमारे जवानों के बीच कुल 100 से ज्यादा मुठभेड़ हुए हैं। ये आंकड़ा देख लीजिए आप, विस्तार न्यूज इतने विस्तार से आपको दिखा रहा है। नक्सल के खात्मे की गारंटी का जो क्या बोलते हैं उसको साक्षी है, वो विस्तार न्यूज बन रहा है, जिससे हमारे जवानों ने कुल 220 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं आत्मसमर्पण और गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की संख्या कितनी सोचिए, 1761 से ज्यादा है, मतलब करीब 1800। साल 2024 में घोर नक्सल इलाकों में कुल 37 कैंप खोले गए। एक कैंप खोलने से पहले, एक कैंप उस इलाके में आपको पता है जहां कैंप खोले जाते हैं वहां सड़क नहीं होती, वहां बिजली नहीं होता, वहां पानी नहीं होता। मतलब कैंप खोलना मतलब आप समझिए कि ऐसी जगह जो पाताल लोक है, आप ऐसी जगह समझिए कि स्पाइक होल्स लगा दिए जाते हैं।
गड्ढा खोद के वहां बड़े बड़े रॉड डाल दिए जाते हैं। आप जा रहे हैं, आपको लगेगा पगडंडी है, पत्ते हैं, लेकिन आपका पैर पड़ा और आप नीचे गिरे और नीचे क्या है, बड़े बड़े स्पाइक होल्स, आपकी जान चली जाए। आप जहां पैर रखने वाले हो वहां क्या होता है पता है आपको? पता नहीं होता कि अगले ही पल आप किसी भी टिफिन बम पे पैर रख रहे हैं और प्रेशर बम में आप खुद उड़ जाएंगे। ऐसी जगह कितने कैंप खोले गए हैं? 37 कैंप खोले गए हैं। इन कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में नक्सल गतिविधि पूरी तरह से खत्म हुई है। वहीं 96 गांवों में नियत नीलानार योजना के तहत बिजली, पानी, सड़क पहुंचाया गया। यहाँ सड़क कैसी बनती है आपको पता है? एक सड़क बनाने में 10 से 15 किलोमीटर की सड़क बनाने में 50-50 जवानों की शहादत होती है। 50-50 जवानों के खूनों से सड़क बनती है यहाँ। मैंने न जाने कितनी ऐसी सड़कों को कवर किया है जहां ये खबर ये होती थी कि 50 जवानों की शहादत के बाद ये 28 किलोमीटर की सड़क बनी। क्यों? क्योंकि बिना जवानों की सुरक्षा के वहां सड़क तक नहीं बन पाती। ये आंकड़े बताते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई आखिरी दौर में है। नक्सलवाद को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। नक्सली जिस तरह से मजबूती के साथ लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, उससे बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। और एक निर्दोष महिला का भी जिस तरह से उन्होंने हत्या किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और आज उस क्षेत्र के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और सरकार लगातार उनके बीच में जाने का काम कर रही है, उन तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है। और हमको लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। हमारे जवानों को बहुत बहुत बधाई हो। जवानों की कार्रवाई के आगे नक्सली टिक नहीं पा रहे हैं। हमारे जवान नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अब नक्सली कितना भी हाथ पैर मार लें, हमारे जवान जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। और एक दिन होगा, एक दिन वो आएगा, आने वाला है, जिस दिन मैं सीधे मुद्दे की बात में वो खबर पढ़ रहा हूंगा और कहूंगा कि आज से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद को खत्म कर चुका है। आज से छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सल मुक्त प्रदेश की हो गई है। बहुत जल्द ये खबर मैं आपको बताने वाला हूं। जिस तरह से सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पूरे नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये आपको बता देता हूं। अगली खबर क्या है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है। और धान से जुड़ी खबर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स क्यों नाराज हैं, आपको सब कुछ बता देता हूं। ये बैठक और ये बोरी, आप समझिए इसी में पूरी खबर सिमटी हुई है। क्योंकि ये बोरी का उठाव नहीं हुआ, उठाने वाले ये हैं। अगर इसको नहीं उठाए तो धान के कटोरे वाले प्रदेश का क्या होगा? छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी चल रही है। धान बेचकर किसान बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि 3100 रुपये क्विंटल धान खरीद कर क्या कर रहे हैं? गाड़ी खरीद रहे हैं। गाड़ी खरीदने में नंबर 1 हो गया है। लेकिन धान खरीदी के बीच क्या हुआ था आपको पता है? कल ये भी बताया था, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। धान खरीदी के बीच राइस मिलरों का हड़ताल किसानों की परेशानी बढ़ा सकता है, धान खरीदी को प्रभावित कर सकता है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्यों कह रहा हूं? जानते हैं आप उसके पीछे वजह होती है। वजह क्या है? देख लीजिए वजह क्या है। छत्तीसगढ़ के लगभग 3000 से ज्यादा राइस मिलर्स हड़ताल पर चले गए। आज राजधानी रायपुर में बैठक करने के बाद राइस मिलर्स ने फैसला लिया है, जिसके बाद धान खरीदी को लेकर एक नई परेशानी खड़ी हो गई। धान खरीदी केंद्र से धान का उठाव बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स के बंद हो जाने से, राइस मिल्स के बंद हो जाने से धान का उठाव रुक जाएगा और इसके चलते धान खरीदी केंद्रों पर धान बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। क्या होगा इसकी वजह से? इसकी वजह से क्या होगा आपको पता है? बाकी के बचे हुए किसानों के धान खरीदी में समस्या आएगी, क्योंकि जब तक खरीदे गए धान का उठाव नहीं होगा तब तक नए धान की खरीदी नहीं हो पाएगी। धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया को समझें तो राइस मिलर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसानों को बारदाना मतलब बोरी जिसमें धान होता है उपलब्ध कराने से लेकर धान मंडी से खरीदे गए धान की मिलिंग तक राइस मिलर्स का अहम योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में राइस मिलर्स का आंदोलन बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। राइस मिलर्स के हड़ताल के पीछे की वजह क्या है और इसका धान खरीदी पर क्या असर पड़ेगा, ग्राफिक्स के जरिए ये भी आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। राइस मिलर्स की मांग क्या है? राइस मिलर्स की मांग है कि साल 2022, 23 और 24 के कस्टम मिलिंग की राशि जारी की जाए।
और इसका 4,000 करोड़ रुपया उन्हें दिया जाए। इसके साथ ही राइस मिलर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं, यानी कि धान ढोने का। इन मांगों को लेकर हो रहे हड़ताल का असर धान खरीदी पर भी पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और अब तक करीब 43 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इस हड़ताल के चलते धान खरीदी की रफ्तार धीमी हो गई, क्योंकि केंद्र पर धान रखने की जगह नहीं होने के चलते कई जगहों पर खरीदी रुकी हुई है, जिसका सीधा असर धान खरीदी के लक्ष्य पर पड़ेगा। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले क्या कह रहे हैं राइस मिलर्स और किसान, सुन लीजिए। धान खरीदी के 2 पहिए होते हैं। पहला पहिया सरकार, दूसरा पहिया राइस मिलर्स को माना जाता है, लेकिन फिलहाल एक पहिया नाराज चल रहा है। सभी ने एक मत निर्णय लिया कि जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाता 22-23 का, हम कस्टम मिलिंग कार्य नहीं कर सकते। 2 साल से शासन हमको पैसा नहीं दिए, हमने पूरा काम कर दिया, अपनी जेब से लगा के ट्रांसपोर्टिंग का पैसा दे दिया। हम छत्तीसगढ़ के 3000 मिलर का 4000 करोड़ रुपए 22-23 टन का कस्टम मिलिंग का पैसा बाकी है। अभी काफ़ी तकलीफ है, लेबर्स का पेमेंट करने के लिए भी बैंकों से लोन लेना पड़ रहा है। राइस मिलर वाले बंद करेंगे तो उसकी क्या है सिस्टम है, वही लोग जाने। अब किसान तो भाई जो वादा किया सरकार 21 कुंटल एकड़ में धान खरीदो तो बेचेंगे ही ना। फुल हो गया है यहाँ, कल धान आएगा जगह नहीं रहेगा कांटा करने का। ट्रांसपोर्टिंग नहीं होती है धान की, तब ये धान खरीदी ठप हो जाएगी। राइस मिलर्स के हड़ताल की समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि राइस मिलर्स की हड़ताल के चलते धान खरीदी पर असर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में अब तक हुई धान खरीदी की क्या स्थिति है, ग्राफिक्स के जरिए इसको भी आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में 45,78,000 मीट्रिक टन की धान खरीदी हुई है, जिसके चलते 9,79,000 किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 10,000 करोड़ का भुगतान हो गया। सोचिए, धान का कटोरा इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़। लेकिन अब तक मात्र 51,000 मीट्रिक टन धान का ही उठाव हो पाया है, मतलब धान खरीदी केंद्र से मिलिंग, कस्टम मिलिंग जो होती है ना, वहां तक पहुंचा है। जबकि 2,51,000 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए राइस मिलर्स की हड़ताल को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसके लिए 25 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया है। साथ ही धान खरीदी को लेकर बीजेपी पर आरोप भी लगाया है। इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान, सुनिए। जल्द ही बातचीत करके गतिरोध समाप्त करेंगे। सरकार ने मिलर्स की सभी मांगों को मान लिया है। उनकी जो 80 रुपये कुंटल का था उसको मान लिया गया है। स्टेट लेवल कमेटी जो बातचीत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको भी देंगे। और जो 2021-22 का अंतिम भुगतान है उसके एवज में 23-24 का हम प्रथम किस्त दे रहे हैं। कई उसमें तकनीकी कारण होने की वजह से वो पिछला भुगतान अभी कुछ समय के बाद जो है प्रक्रिया के बाद ही मिल सकेगी। राइस मिलर्स के इनके साथ हिसाब किताब शायद नहीं हो पाए थे, मगर अभी 80 रुपया फिक्स करके बात चल रही है। पता नहीं राइस मिलर्स मानते हैं कि नहीं। और हो ये रहा है कि धान अभी भी सभी जगह खरीदी केंद्र में है और उपभोक्ता परेशान है कि कब यहाँ खाली हो कि हमारा धान बेचा जाए। छत्तीसगढ़ के किसान धान खरीदी को त्योहार की तरह मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल 27 लाख से ज़्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन करवाया है। इसलिए अगर धान खरीदी प्रभावित होती है तो क्या होगा, किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। राइस मिलर्स की हड़ताल किसानों से जुड़ी हुई है, इसलिए खबर को दिखाना जरूरी था। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा, कब हड़ताल खत्म होगी, क्या सरकार से बातचीत चल रही है, वो सब कुछ विस्तार में सबसे पहले बताऊंगा। अगली खबर कौन सी है ये बता देता हूं आपको, और अगली खबर दिखा देता हूं कि अगली खबर कौन सी देखने वाले हैं आप। लोन के नाम पर 40,000 का मुर्गा खा लिए। मैनेजर साहब खा लिए क्या मुर्गा? क्या कहानी है भाई? मुर्गा, लोन, बैंक, आपके मन में भी चल रहा है ना? पहले मुर्गा खिलाओ तब लोन मिलेगा। वाह, मुर्गा का प्रेमी मैनेजर मिल गया लगता है। और जब मुर्गा खिलाने के बाद भी लोन नहीं मिला तो अच्छा, मतलब मुर्गा खिला भी दिया तो क्या किया? पीड़ित ने आत्महत्या करने की चेतावनी दे दी। गजब है भाई। मुर्गा, आत्महत्या और लोन, ये 3 कहानी है।
मामला बहुत हैरान करने वाला है। रिश्वत के तौर पर आपने रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला और सोना चांदी तो सुना होगा, लेकिन अब रिश्वत के तौर पर मुर्गा लेने का मामला भी सामने आया है और जान देने तक बात चली गई है। क्या है पूरा मामला, सुनना चाहते हैं? रोचक लग रहा है ना? सुनिए, चलिए बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में अलग तरह की घूसखोरी हुई है। सरगांव के रहने वाले रूपचंद मनहर ने एसबीआई मस्तूरी के मैनेजर सुमन कुमार चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया। दरअसल पीड़ित रूपचंद 12 लाख के लोन के लिए एसबीआई मैनेजर के पास गए थे, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने लोन दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपयों की मांग की और पीड़ित ने 1,30,000 रुपये दे भी दिया। समझिए आप। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। रुपयों के अलावा बैंक मैनेजर ने कमीशन के तौर पर मुर्गा भी लिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि लोन के लिए उसने बैंक मैनेजर को कुल 38,000 रुपयों से ज्यादा का मुर्गा खिलाया है। बाप रे बाप, 38,000 से ज्यादा का मुर्गा, बताइए। अब रिश्वत में मुर्गे का लेन देन भी हो रहा है। पीड़ित ने 9 महीनों तक बैंक मैनेजर को मुर्गा खिलाया है। 9 महीने तक, बताइए 9 महीने तक क्या होता है? 9 महीने में एक बच्चा पैदा हो जाता है। बताइए, 9 महीने तक वो मुर्गा खिलाया जा रहा है और जब मुर्गा खिलाने पर पैसे देने के बाद भी लोन नहीं मिला तो रूपचंद को धोखाधड़ी का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने मस्तूरी एसबीआई के सामने धरना दिया और पैसे वापस नहीं होने पर आत्महत्या की चेतावनी मिली। पीड़ित और ब्रांच मैनेजर का एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के बीच जिंदगी बर्बाद कर देने और आत्महत्या करने की बातचीत हो रही है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये ऑडियो सुनिए भाई। मुर्गा ना हो गया ये तो। आप ही मुझे बर्बाद किया, नहीं तो उसी टाइम बोल देता कि भाई मैं तेरे को लोन नहीं दूंगा यार, दूसरा बैंक देख लो, बोल देता। मैं इतना खर्चा करने के लिए मेरा कोई अधिकार नहीं था, लेकिन आप ही अभी ले लीजिए, अभी ले लीजिए ना। क्या चीज ले लूं मैं? मेरे को अभी लोन मिल दे दो ना सर, लोन मेरे को क्या दिक्कत है सर? लोन दे दीजिए, जितना पाए उतना। यूको बैंक आपको आसानी से दे देगा, आप वहाँ पे बैठते भी हो। उसे सर उसी टाइम बोल देना था कि यूको बैंक से ले लो लोन के। आप क्यों बोला कि मैं दूंगा? कि क्या 11 महीने घुमाने के बाद आपको बोला कि यूको बैंक देगा? नहीं, मुझे लगा यहाँ पे लगा मुझे आपका हो जाएगा करके मैं भेजा था आपका। हाँ तो आप नहीं दोगे तो फिर भरपाई करना सर आप, नहीं तो मेरे को मजबूर कर रहे, आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हो आप। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है सर, देखता हूँ नंबर 1 मिल जाएगा, ठीक है? नहीं तो आपके सामने आते करूंगा पेट्रोल डाल के अपने आप में। दरअसल रूपचंद मनहर घर के पास ही एक छोटी सी पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। इसी पोल्ट्री फार्म का मुर्गा बैंक मैनेजर सुमन कुमार कमीशन के रूप में ले रहे थे और खा रहे थे। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसडीएम और तहसीलदार से की और साथ ही यह भी कहा है कि अगर उनका पैसा वापस नहीं होगा तो 16 दिसंबर को भी भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और फिर 17 दिसंबर को कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर लेंगे। पीड़ित रूप सिंह की इस चेतावनी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पीड़ित रूप कुमार सिंह और मस्तूरी तहसीलदार जयंती देवांगन ने क्या कहा है सुन लीजिए, सुनिए। मैं शाखा प्रबंधक से मिला, मैं लोन के लिए पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपया लूँगा सर, दोगे कि नहीं दोगे? तो बोलिस कि तेरा लड़का के नाम में लोन है, उसको पहले पटाओगे तो मैं तेरे को नया पोल्ट्री फार्म के लिए लोन दूंगा 12 लाख। तो मैं बोलूँ कि सर फार्म भर लूँ सर जिला पंचायत से। बोलिस कि ठीक है जाओ भर लीजिए, लेकिन तुम्हारा लड़का पहले लोन पटाओगे तभी मैं दे पाऊंगा लोन, ये बोल गया। उसको 38,955 रुपया के मुर्गा खिलाया हूँ हर शनिवार। 2 लाख रुपया में मैं उसको कमीशन के तौर से 1,30,000 रुपया नगद मैंने मुर्गी बेच के मैं दिया हूँ। आज रूपचंद की जो हड़ताल में थे, भूख हड़ताल में, उसके संबंध में कहते हैं हमने शाखा प्रबंधक कहते हैं एसबीआई कहते हैं ब्रांच में कहते उपस्थित होके उनकी कहते बातों का कहते सभी चीज़ों सभी बिंदुओं पर जानकारी ली गई। वर्तमान में शाखा प्रबंधक अभी कहते हैं अवकाश में है, उनके अवकाश में आने के पश्चात कहते हैं उस पर कहते हैं सभी बिंदुओं पर चर्चा करके निराकरण किया जाएगा। एक प्रतिष्ठित बैंक के कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला ठीक नहीं है और मुर्गा खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। घूस लेना है, मुर्गा खा लेना, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए भाई। और अगर पीड़ित के आरोप सही हैं और इतना मुर्गा बैंक मैनेजर खाएं तो इस बैंक मैनेजर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि फिर कोई अधिकारी कम से कम जरूरतमंद से मुर्गा ना खाए। समझ गए आप? चलिए 8:51 हो गया है और अब कुछ कहने और सुनने का समय बचा नहीं है।